आवाज़ों का शिकारी, धुन में छुपा सच। एक भूला बिसरा जासूस और बेनाम लिफाफा। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा सोलन शहर उस शाम गाढ़ी सफ़ेद धुंध की चादर में पूरी तरह सिमट चुका था। पहाड़ों पर जब ठंड का मौसम ढलने लगता तो देवदार के पेड़ों के बीच से बहती हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरने लगती थी। इसी खामोशी के बीच शहर के एक सुदूर कोने में बने पुराने देवदार की लकड़ी के कॉटेज में रहता था विक्रम राठौर। विक्रम कभी हिमाचल पुलिस महकमे का सबसे जांबाज, शातिर और तेज तर्रार क्राइम ब्रांच जासूस माना जाता था। उसकी सोचने की क्षमता और जुर्म के तरीकों को समझने की कला अद्वितीय थी। लेकिन 5 साल पहले एक रहस्यमयी जानलेवा दुर्घटना ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उस दर्दनाक हादसे में उसकी बाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से वो अपने अतीत की कई महत्वपूर्ण यादें, खासकर दुर्घटना से ठीक पहले के 2 सालों का सच गवा बैठा। विक्रम ने इसके बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी, दुनिया से कट गया और अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। लेकिन नियति ने अगर विक्रम से एक आँख छीनी थी तो उसके बदले में उसे एक अनोखा हुनर दिया था। उसकी सुनने की ताकत आम इंसान से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। विक्रम आंखों से जो नहीं देख पाता था उसे कानों से महसूस कर लेता था। वो सूखी पत्तियों पर चूहे के रेंगने की धीमी सरसराहट से लेकर डर के मारे तेज़ी से धड़कती इंसान की नब्ज की आवाज़ तक भांप लेता था। वो अपनी हर तहकीकात, अपनी सोच और संदेहों को पुराने एनालॉग ऑडियो टेप्स कैसेट पर रिकॉर्ड करने का शौकीन था। उसके कॉटेज के कमरे दीवारों तक स्पूल और स्पेक्ट्रोग्राम पेपर से भरे पड़े थे। उस रात करीब 8 बजे जब बाहर धुंध की वजह से हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, तभी उसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। विक्रम तुरंत चौंक उठा। उसने ध्यान से सुना। कदमों की कोई आवाज़ वापस जाती हुई सुनाई नहीं दी। इसका मतलब या तो कोई दरवाजे पर ही खड़ा था या फिर वो इतनी सफाई से भागा था कि उसकी आहट धुंध में दफन हो गई। विक्रम ने हाथ में अपनी लोहे की छड़ी ली और दरवाज़ा खोला। बाहर दूर दूर तक केवल घनी धुंध और सन्नाटा था, लेकिन पायदान पर एक भूरे रंग का वाटरप्रूफ लिफाफा रखा था। विक्रम ने झुककर लिफाफा उठाया। लिफाफे के ऊपर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, सुनो विक्रम, क्योंकि जो आंखें नहीं देख पाती, कभी कभी कान भी उसे सुनने में देर कर देते हैं। इस टेप को सुनो और अपने अतीत की सबसे बड़ी भूल को ढूंढो। विक्रम लिफाफे को लेकर अंदर आया। लिफाफे के अंदर कोई कागज़ या ख़त नहीं था, बस एक काली पुरानी C60 ऑडियो कैसेट थी जिस पर नीले पेन से लिखा था 12 नवंबर रात 11:15 बजे। विक्रम ने अपनी लकड़ी की मेज़ पर रखे पुराने सोनी TC55 कैसेट प्लेयर को चालू किया। उसने कांपती उंगलियों से टेप को अंदर डाला और प्ले का भारी बटन दबा दिया। शुरुआत के 10 सेकंड तक सिर्फ मैग्नेटिक टेप की खिसकने की धीमी हिस हिस आवाज़ टेप हिस आती रही। फिर अचानक लाउडस्पीकर से पृष्ठभूमि का शोर उभरने लगा, सड़ाक सड़ाक, जैसे मूसलाधार बारिश के बीच गीली सड़क पर भारी गाड़ियां तेज़ रफ्तार में गुजर रही हों। फिर सांसों की एक बदहवास और तेज़ आवाज़। कोई बहुत बुरी तरह हांफता हुआ भाग रहा था। अचानक एक भारी कर्कश आवाज़ गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते अविनाश। आज रात ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म होगा। वो डायरी और सबूत मुझे दे दो। दूसरी चीखती और गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सबूत मेरे पास नहीं है, वो तो विक्रम के पास। धाएँ, कांच टूटने और फिर एक भारी धमाके की आवाज़, दिल को दहला देने वाली एक चीख और फिर फर्श पर किसी भारी शरीर के गिरने की थपकी। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ जैसी ठंडी झंझनाहट दौड़ गई। ये किसी आम झगड़े की रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये किसी इंसान की लाइव हत्या, लाइव मर्डर की खौफनाक आवाज़ थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ऑडियो में कत्ल के ठीक बाद बैकग्राउंड में पानी गिरने की आवाज़ के बीच एक बहुत ही विशिष्ट ध्वनि गूंजी, टिन टिन टिन। वो एक बहुत पुरानी दीवार घड़ी के बजने की आवाज़ थी। एक ऐसी अनूठी आवाज़ जिसके हर घंटे की टिक टिक के बाद
एक पुरानी जर्मन लोरी की धुन बजती थी। विक्रम का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो उस धुन को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। बचपन में जब वो सोलन के सबसे पुराने लैंडमार्क पर जाता था, उसने ये आवाज़ सैकड़ों बार सुनी थी। वो धुन सोलन के ऊपरी इलाके में स्थित वीरान और रहस्यमयी पड़े सिल्वर वुड्स मेंशन की 150 साल पुरानी जर्मन ग्रैंडफादर क्लॉक की थी। अगली सुबह धुन की परतें अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थीं कि विक्रम शहर के पुराने पुलिस रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। वहां उसका पुराना दोस्त और वफादार पुलिस सब इंस्पेक्टर रमेश मौजूद था। रमेश, मुझे तुरंत अविनाश रॉय के नाम के इंसान की पूरी फाइल चाहिए, विक्रम ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। रमेश ने चौंककर विक्रम को अपनी ऐनक के ऊपर से देखा। अविनाश रॉय? विक्रम सर, आप अचानक उस ठंडे हो चुके केस को क्यों खोद रहे हैं? अविनाश रॉय सोलन के माने हुए इतिहासकार और एंटीक कलेक्टर थे, लेकिन उनकी मौत तो ठीक 3 साल पहले हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से उनकी लाश उनकी हवेली सिल्वर वुड्स के स्टडी रूम में पाई गई थी। विक्रम ने अपनी जेब से कैसेट निकाली। रमेश, ये कैसेट सुनो। अविनाश रॉय को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उसकी हत्या की गई थी। उसकी कनपटी पर गोली मारी गई थी या भारी चीज़ से वार किया गया था। रमेश ने गंभीर होकर विक्रम की बात सुनी और झिझकते हुए दराज से पुरानी धूल चढ़ी फाइल निकाली। देखिए सर, रमेश ने फाइल खोलते हुए कहा, यह उस समय की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट पर सोलन सिविल अस्पताल के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर कुलकर्णी के दस्तखत हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कोई अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान नहीं थे। मामला वहीं बंद हो गया था। अविनाश का कोई वारिस नहीं था सिवाय उनके भतीजे रोहन के। क्या उस समय कोई फॉरेंसिक बैलिस्टिक जांच हुई थी? क्या हवेली की तलाशी ली गई थी? विक्रम ने आंखें सिकोड़कर पूछा। नहीं सर, जब डॉक्टर ने नेचुरल डेथ लिख दिया तो पुलिस ने कोई तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाई। वैसे भी उस दौरान मेयर जगमोहन ने भी दबाव बनाया था कि शहर के नामी इतिहासकार की मौत को फालतू का मर्डर मिस्ट्री बनाकर सनसनी न फैलाई जाए। विक्रम के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। डॉक्टर कुलकर्णी, मेयर जगमोहन और अविनाश का भतीजा रोहन, 3 नाम इस पूरे ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विक्रम के दिमाग को कौंध रहा था। अगर कत्ल 3 साल पहले हुआ था तो कातिल ने आज 3 साल बाद ये रिकॉर्डिंग विक्रम को ही क्यों भेजी? विक्रम ने अपनी जांच की डायरी निकाली और 3 मुख्य संदिग्धों का खाका तैयार किया। डॉक्टर कुलकर्णी, वो डॉक्टर जिसने अविनाश की बॉडी का फर्जी पोस्टमार्टम और डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया। रोहन, अविनाश का भतीजा, एक अय्याश और कर्ज में डूबा हुआ युवक जो अविनाश की मौत के तुरंत बाद उनकी करोड़ों की हवेली और पुरानी कलाकृतियों का इकलौता मालिक बन गया। मेयर जगमोहन, सोलन का सबसे प्रभावशाली और भ्रष्ट नेता जो सिल्वर वुड्स की करोड़ों की ज़मीन पर अपना लग्जरी रिसोर्ट बनाना चाहता था, और अविनाश इसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे। विक्रम सबसे पहले डॉक्टर कुलकर्णी से मिलने उनके निजी क्लिनिक पहुंचा। शाम का समय था और क्लिनिक लगभग खाली हो चुका था। डॉक्टर कुलकर्णी अपनी मेज़ पर बैठकर कुछ दवाइयों के पर्चे देख रहे थे। विक्रम बिना कोई आहट किए कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने बिना कोई औपचारिक बात किए अपनी जेब से पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर निकालकर टेबल पर रख दिया। विक्रम ने प्ले बटन दबाया। कमरे में वही दीवार घड़ी के बजने की लोरी वाली धुन गूंज उठी। टिन टिन टिन। डॉक्टर कुलकर्णी का चेहरा पल भर में पूरी तरह फक पड़ गया। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पेन छूटकर फर्श पर गिर गया। उनके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगी। ये क्या भद्दा मजाक है विक्रम? डॉक्टर की आवाज़ थरथरा रही थी। ये मजाक नहीं है डॉक्टर, विक्रम ने घूरते हुए कहा। यह अविनाश रॉय की आखिरी सांसों की आवाज़ है। 3 साल पहले आपने अपनी रिपोर्ट में झूठ क्यों लिखा? आपको कितना पैसा मिला था, ये इस चीज़ का डर था? डॉक्टर कुलकर्णी डर से कांपने लगे। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और बदहवास होकर फुसफुसाए, तुम नहीं समझते विक्रम, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं वो डेथ सर्टिफिकेट साइन नहीं करता तो मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देते। अविनाश को हवेली में नहीं बल्कि उसके नीचे बने एक गुप्त तहखाने में मारा गया था। रोहन और मेयर दोनों वहाँ मौजूद थे। लेकिन विक्रम, सबसे बड़ा राक्षस वो नहीं है,
असली सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें उस रात की बात याद क्यों नहीं आती? किस रात की बात? विक्रम ने आगे झुककर डॉक्टर कुलकर्णी का कॉलर पकड़ते हुए पूछा। साफ साफ बताओ कुलकर्णी। इससे पहले कि डॉक्टर कुलकर्णी अपनी बात पूरी कर पाते, धाएं अचानक खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। एक साइलेंसर लगी 9 mm की गोली सीधे डॉक्टर कुलकर्णी के गर्दन को चीरती हुई पार निकल गई। खून के छींटे सीधे विक्रम के चेहरे और उसकी नीली शर्ट पर आ गिरे। डॉक्टर कुलकर्णी की आंखें पथरा गईं और वो बेजान होकर अपनी मेज़ पर गिर पड़े। विक्रम की त्वरित प्रतिक्रिया ने काम किया। वो तुरंत ज़मीन पर झुका और घिसटते हुए खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाहर देखा, लेकिन नीचे अंधेरी गली में केवल एक काली बिना नंबर प्लेट की गाड़ी तेज़ रफ्तार से ओझल हो रही थी। कातिल विक्रम के हर कदम पर नज़र रख रहा था और उसने सबसे अहम गवाह का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था। डॉक्टर कुलकर्णी के कत्ल ने सोलन शहर में तहलका मचा दिया। पुलिस महकमे में हलचल तेज़ हो गई, क्योंकि विक्रम कत्ल के वक्त क्लिनिक के अंदर मौजूद था और उसकी शर्ट पर डॉक्टर का खून लगा था। इसलिए पुलिस ने के नए एसपी राघव ने विक्रम को मुख्य संदिग्ध मान लिया। विक्रम, एसपी राघव ने थाने के इंटरोग्रेशन रूम में मेज़ पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम अब पुलिस में नहीं हो, तुम एक सनकी पूर्व जासूस हो जो दिमागी संतुलन खो चुका है। क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी में सिर्फ तुम ही अंदर जाते दिखे। डॉक्टर कुलकर्णी का कत्ल तुमने किया ताकि तुम अपना पुराना कोई राज छुपा सको। विक्रम ने शांत भाव से एसपी की तरफ देखा। राघव, अगर मुझे मारना होता तो मैं अपनी ही मौजूदगी में बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता। कातिल कोई और है जो मुझे और तुम्हें एक कठपुतली की तरह नचा रहा है। मुझे सिर्फ 12 घंटे दो, मैं तुम्हें असली कातिल और सबूत दोनों ला कर दूंगा। एसआई रमेश ने विक्रम का पक्ष लिया और गुप्त रूप से विक्रम को थाने के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की। अब विक्रम के पास समय बहुत कम था। वो जानता था कि असली सुराग केवल उस जगह मिल सकता है जहाँ से सारा खेल शुरू हुआ था। सिल्वर वुड्स हवेली। रात के करीब 1 बजे विक्रम हवेली के ऊंचे लोहे के गेट को पार करके अंदर दाखिल हुआ। सिल्वर वुड्स हवेली किसी पुराने भूतहा महल जैसी लग रही थी। चारों तरफ जंगली लताएं फैली थीं और हवा चलने पर पुरानी खिड़कियों के पल्ले खड़खड़ा रहे थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के मुख्य हाल में कदम रखा। सामने ही दीवार पर एक विशालकाय जर्मन दीवार घड़ी टंगी थी, जो अब धूल से ढकी और बंद पड़ी थी। विक्रम ने अपने कानों को पूरी तरह केंद्रित किया। वो हॉल की लकड़ी की फर्श पर अपनी भारी छड़ी से ठक ठक करने लगा। ठक 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 थप थप। घड़ी के ठीक नीचे, कालीन के नीचे बने लकड़ी के फर्श में एक गुप्त दरवाज़ा छिपा था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे लोहे के कड़े को खींचा। फर्श का एक हिस्सा ऊपर उड़ गया और नीचे अंधेरे में उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई दीं। नीचे से नम मिट्टी, सड़न और एक अजीब से केमिकल की बदबू आ रही थी। विक्रम अपनी टॉर्च संभालते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। तहखाना काफ़ी बड़ा था। वहाँ कई पुरानी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और लोहे की तिजोरियाँ रखी थीं, लेकिन तहखानों के बीचों बीच एक पुरानी मेज़ रखी थी जिस पर एक हाईटेक साउंड मिक्सिंग स्टेशन, कई रील टू रील ऑडियो टेप्स और एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ था। विक्रम टॉर्च की रोशनी मेज़ पर डालते हुए आगे बढ़ा। वहाँ कई ऑडियो कैसेट्स करीने से रखी थीं। विक्रम की नज़र एक विशेष कैसेट पर पड़ी जिस पर लाल मार्कर से उसका अपना नाम और केस नंबर लिखा था। केस फाइल 404, जासूस विक्रम राठौर का सच। 12 नवंबर 5 साल पहले। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने कैसेट उठाई और मेज़ पर रखे पुराने डिक प्लेयर में डाल दी। उसने हेडफोन लगाया और प्ले बटन दबाया। हेडफोन में जैसे ही ऑडियो चालू हुआ, विक्रम के होश उड़ गए। जो आवाज़ ऑडियो में गूंज रही थी वो किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं विक्रम की 5 साल पुरानी आवाज़ थी। रिकॉर्डिंग में विक्रम की सख्त आवाज़, अविनाश, तुम बेवकूफ़ हो जो इतिहासकार बनकर ईमानदारी का नाटक कर रहे हो। जो गुप्त खजाना और 18वीं सदी की सोने की मूर्तियाँ तुमने इस हवेली में ढूंढी हैं, उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपए है। वो मूर्तियाँ मुझे दे दो। अविनाश की रोती हुई आवाज़ आई। विक्रम,
तुम तो पुलिस महकमे के सबसे ईमानदार अधिकारी माने जाते हो। तुम मेयर जगमोहन और रोहन जैसे अपराधियों के साथ कैसे मिल गए? तुम कानून के रक्षक हो। विक्रम की ठंडी हंसी। कानून भूखे पेट को खाना नहीं देता अविनाश। इस सौदे में मेरा 40% हिस्सा है। अगर तुमने मूर्तियाँ नहीं दी तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा और इल्ज़ाम रोहन पर डाल दूंगा। इसके बाद गोलियों की गूंज, चीखें और कांच टूटने की खौफनाक आवाज़ें आईं। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसके हाथों से हेडफोन छूटकर नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या 5 साल पहले वो कोई सच्चा जासूस नहीं बल्कि एक भ्रष्ट और खूनी पुलिस वाला था? क्या वो अपनी संपत्ति के लालच में अंधा हो चुका था? क्या उसका कार एक्सीडेंट कोई साजिश नहीं बल्कि उसके अपने ही किए की सज़ा थी? क्या उसकी खोई हुई यादें असल में उसके अपने ही अपराधों का बोझ थीं जिन्हें उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था? विक्रम का सिर दर्द से फटने लगा। उसके दिमाग की नसों में भयानक दर्द की लहर उठी। उसके अतीत की धुंधली और बिखरी यादें किसी बिखरे हुए शीशे की तरह उसके दिमाग में चुभने लगीं। वो अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अंधेरी सीढ़ियों की तरफ से धीरे धीरे ताली बजने की आवाज़ आई। थप थप थप। आहा, क्या शानदार सीन है! क्या बात है विक्रम राठौर। अंधेरे में से एक इंसान हाथ में साइलेंसर लगी 9 mm पिस्तौल लिए बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वो रोहन, अविनाश का भतीजा था और उसके ठीक पीछे दम भरे चेहरे के साथ खड़ा था सोलन का मेयर जगमोहन। रोहन की आंखों में एक क्रूर चमक थी। वो कुटिलता से मुस्कुराया। क्यों विक्रम, अपनी ही आवाज़ में अपनी दरिंदगी सुनकर कैसा लगा? कैसा महसूस हो रहा है ये जानकर कि जिस जासूस को तुम मसीहा समझते थे वो खुद एक खूनी था? विक्रम ज़मीन पर पड़ा रहा। उसने भारी सांस लेते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी एक आंख रोहन पर टिकी थी। तुमने बहुत अच्छी कहानी गढ़ी है रोहन, विक्रम ने धीमी लेकिन बेहद स्थिर आवाज़ में कहा। लेकिन तुम साउंड इंजीनियरिंग के एक बुनियादी नियम में मात खा गए। रोहन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब दर्द में नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी और शातिर मुस्कान थी। जब मैंने पहली बार वो ऑडियो टेप सुना, विक्रम ने मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो उसमें भारी बारिश और गाड़ियों की आवाज़ थी। तुमने दावा किया कि वो घटना 12 नवंबर की रात की है, लेकिन सोलन के मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल पहले 12 नवंबर को सोलन में भारी बर्फबारी हुई थी, बारिश नहीं। मेयर जगमोहन ने चौंक कर रोहन की तरफ देखा। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। दूसरी बात, तुमने जो मेरी आवाज़ का ऑडियो सैंपल इस्तेमाल करके AI साउंड सिंथेसाइज़र से ये फर्जी पर टेप तैयार किया है, उसमें तुमने एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती कर दी। इंसानी आवाज़ में 80 हर्ट्ज़ से 250 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जब तुमने मेरी पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स की आवाज़ों को जोड़कर ये टेप बनाया तो उसमें से रूम एकॉस्टिक्स को हटाना भूल गए। इस गुप्त तहखाने में आवाज़ गूंजती इको है, जबकि तुम्हारी बनाई गई फाइल में पूरी तरह ड्राई बिना गूंज की थी। रोहन का चेहरा गुस्से और डर से लाल होने लगा। उसने अपनी पिस्तौल विक्रम के माथे पर तान दी और सबसे बड़ी बात, विक्रम की आवाज़ अब ऊंची हो चुकी थी। तुम दोनों ने 3 साल पहले अविनाश रॉय का कत्ल किया ताकि उसकी हवेली और बेशकीमती मूर्तियां हड़प सको। डॉक्टर कुलकर्णी से पैसों और धमकी के दम पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई, लेकिन जब कुलकर्णी को ग्लानि हुई और वह पुलिस को सच बताने वाला था तो तुमने उसकी हत्या कर दी और सारा इल्ज़ाम मेरे सिर मरने के लिए नाटक रचा। मेयर जगमोहन घबराकर बोला, रोहन, इस जासूस को तुरंत ख़त्म करो, ये बहुत ख़तरनाक है। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैंने मारा अपने चाचा को। उसने मुझे अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया था और मैंने ही कुलकर्णी को गोली मारी। लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है विक्रम, क्योंकि इस बंद तहखाने में तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई गवाह नहीं है। विक्रम मुस्कुराया। उसने अपनी ओवरकोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा वायरलेस RF ट्रांसमीटर बाहर निकाला, जिसकी लाल लाइट तेज़ी से ब्लिंक कर रही थी। गवाह मेरे पास नहीं, तुम्हारे ठीक पीछे हैं रोहन। तभी सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज़ गूंज उठी। धड़ धड़ धड़। अचानक दर्जनों पुलिस वाले हाथों में ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स लिए तहखाने में दाखिल हो गए। उनके सबसे
आगे एसपी राघव और एसआई रमेश खड़े थे। अपनी बंदूकें नीचे फेंको रोहन। मेयर जगमोहन, अपने हाथ ऊपर करो, एसपी राघव ने गरजते हुए कहा। मेयर और रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, एसपी साहब, जैसा कि आपने अपने वायरलेस रिसीवर पर लाइव सुना, इन दोनों ने अविनाश रॉय की हत्या, फॉरेंसिक सबूतों से छेड़छाड़, डॉक्टर कुलकर्णी का कत्ल और मुझे झूठे केस में फंसाने की पूरी साजिश खुद अपने मुंह से कबूल कर ली है। रोहन ने बौखलाहट में आपा खो दिया। उसने चिल्लाते हुए ट्रिगर दबाना चाहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विक्रम के कानों ने रोहन की उंगली के ट्रिगर पर पड़ते दबाव की बारीक आवाज़ को पहले ही भांप लिया था। विक्रम ने पलक झपकते ही अपना झुकाव बाई तरफ किया। धाएं। गोली विक्रम के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई और पीछे रखी मूर्ति से टकराकर टूट गई। इससे पहले कि रोहन दूसरी गोली चला पाता, विक्रम ने अपनी लोहे की छड़ी को बड़ी फुर्ती से घुमाकर रोहन की कलाई पर दे मारा। चटाक। रोहन के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। अगले सेकंड एसआई रमेश और अन्य पुलिसकर्मियों ने रोहन और मेयर जगमोहन को दबोच लिया और ज़मीन पर पटक कर हथकड़ियाँ पहना दी। एसपी राघव ने विक्रम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुम आज भी इस राज्य के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव हो। अगली सुबह सोलन शहर पर एक नया सवेरा हुआ था। पिछले कई दिनों से छाई गाढ़ी धुंध अब पूरी तरह छट चुकी थी और सुनहरी धूप पहाड़ों की चोटियों को चमका रही थी। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी, सोलन का बहुचर्चित मर्डर केस हल, मेयर और इतिहासकार का भतीजा गिरफ्तार, जासूस विक्रम राठौर ने खोला राज। पुलिस मुख्यालय में एसपी राघव ने विक्रम को उसका पुराना पुलिस बैज, सर्विस रिवॉल्वर और सम्मान पत्र वापस लौटाने की पेशकश की। विक्रम सर, आपकी याददाश्त का कुछ हिस्सा भले ही वापस ना आया हो, लेकिन आपका दिमाग और आपकी न्याय के प्रति निष्ठा आज भी वैसी ही है। महकमे को आपकी ज़रूरत है, राघव ने सम्मान से कहा। विक्रम ने टेबल पर रखे बैज को देखा। उसने उस पर हाथ फेरा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसे वापस राघव की तरफ खिसका दिया। नहीं राघव, विक्रम ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पुलिस की वर्दी आंखों से दिखने वाले सबूतों पर चलती है, लेकिन मेरी दुनिया अब ध्वनि, आवाज़ों और खामोशी की दुनिया है। आंखें धोखे खा सकती हैं, लेकिन जो सच खामोशी में छिपा होता है उसे सुनने के लिए मुझे इस बैच की ज़रूरत नहीं है। विक्रम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। वो टहलते हुए अपने पुरानी लकड़ी के कॉटेज की तरफ जाने वाली पहाड़ी पगडंडी पर चलने लगा। उसने अपनी जेब से अपना प्रिय वॉकमैन निकाला, हेडफोन लगाया और बटन दबाया। इस बार टेप में किसी मर्डर की खौफनाक चीखें या गोलियों की आवाज़ नहीं थी। इस बार हेडफोन में सोलन की पहाड़ियों से बहती ठंडी हवा का संगीत था, पत्तियों की सरसराहट थी और दूर कहीं चहचहाते परिंदों का मधुर स्वर था। विक्रम ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली, अपनी छड़ी को ज़मीन पर टिकाया और एक नई सुबह की धूप में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।